हेलो एंड वेलकम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इनाफा अकाउंटिंग एजुकेशन। सबसे पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि वो जो मैंने स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप एसबीएल जो एसीसीए का सब्जेक्ट है उसकी सीरीज के लेक्चर्स मैंने स्टार्ट किए हैं। एक वीडियो ऑलरेडी मेरी ऑन एयर है लीडरशिप के नाम से। आज जो हमारा सेकंड एरिया है वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क का एरिया है जिसको हमने स्टार्ट करना है आज, और डेफिनेटली ये एक बड़ा मेजर टॉपिक है, एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, 3 से 4 वीडियोस इसकी होंगी। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेरे साथ अटैच रहिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि किसी किस्म का भी कोई वीडियो आप मिस ना कर सकें। दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट में जो हमने पढ़ना है सबसे पहले है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क, के रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और उसकी असेसमेंट करनी है। बट बिफोर दैट पहले हम जाएंगे रिस्क की तरफ। रिस्क होता क्या है, उसकी डेफिनेशन और वो क्यों ज़रूरी है लेना, और फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वहाँ से कौन कौन से रिस्क अराइज होते हैं, उनको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। डेफिनेटली रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज तो हमारा अगला एरिया होगा, बट यहाँ पे हम लोग जनरली देखेंगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्या प्रिंसिपल्स हैं और उनके कहाँ कहाँ से रिस्क अराइज हो सकते हैं। फिर दोस्तों रिस्क आइडेंटिफिकेशन में सोर्सेज और इम्पैक्ट की बात करेंगे कि रिस्क कहाँ कहाँ से अराइज होते हैं, उनके इम्पैक्ट्स क्या हैं। फिर डिफरेंट कैटेगराइजेशन है रिस्क की, जिसमें स्ट्रेटेजिक वर्सेस ऑपरेशनल, फिर जनरल बिजनेस रिस्क, फिर सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क। ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में रिस्क आइडेंटिफिकेशन का हम करेंगे। फिलहाल पहली वीडियो में हम लोग ये रिस्क का जो एरिया है उसकी डेफिनेशन और जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद रिस्क असेसमेंट का एक एरिया है व्यूअर्स, जिसमें हम सेवेरिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क देखेंगे कि सेवेरिटी कितनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, रिस्क आने के चांसेस कितने हैं। रिस्क परसेप्शन का एक कॉन्सेप्ट क्या होता है वो डिस्कस करेंगे, और स्टेक होल्डर्स पे किस रिस्क के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स अभी हम स्टार्ट करते हैं रिस्क एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो सबसे पहले रिस्क की डेफिनेशन देखें। इस लाइन को पढ़ने से पहले मैं एक जनरल डेफिनेशन आपको बता देता हूं कि रिस्क क्या है। समथिंग अनएक्सपेक्टेड माइट हैपन, यानी कुछ गैर यकीनी सूरत हाल, यार कुछ हो सकता है। अब ये कुछ अच्छा भी हो सकता है और ये कुछ बुरा भी हो सकता है। तो रिस्क कैन बी डिफाइंड एज एन अनरियलाइज्ड फ्यूचर लॉस अराइजिंग फ्रॉम प्रेजेंट एक्शन और इनएक्शन। यानी प्रेजेंट मेरा एक्शन है या इनएक्शन है, मेरे कुछ करने से या ना करने से बाज़ औक़ात फ्यूचर लॉस हो सकता है, उसको हम रिस्क कहते हैं। यूके की टर्नबुल कमेटी है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड का हिस्सा है, उसकी रिपोर्ट थी। उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट को कहा था कि एक इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल है, बड़ा की इंटरनल कंट्रोल है, इसके बगैर आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पूरा नहीं होता। फिर ओईसीडी प्रिंसिपल्स जो हैं उन्होंने रिस्क एनालिसिस या रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे। फिर एक ओवरराइडिंग रिस्क की बात हमने की, हम करते हैं कि ओवरराइडिंग रिस्क क्या होता है कि जब आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, उनको मीट नहीं करते, तो हम कहते हैं कि देयर इज एन ओवरराइडिंग रिस्क, कि आप रेगुलेशन को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। ओईसीडी की व्यूअर्स हमने बात की है, ओईसीडी के प्रिंसिपल्स जो हैं उनको हम देखते हैं कि कौन से प्रिंसिपल्स हैं और उससे रिलेटेड रिस्क क्या हो सकता है। पहला प्रिंसिपल है राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, के शेयर होल्डर्स को प्रॉपर आपने राइट्स देने हैं। इसमें रिस्क क्या हो सकता है कि कंपनी हो सकता है शेयर होल्डर्स को पूरे राइट्स ना दे। फिर इसी तरह इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स, ये एक प्रिंसिपल है ओईसीडी का कि अपने शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर के साथ आपने बुनियादी हकूक में या उनको मुसावी हकूक देने हैं, उनके साथ एक जैसा सलूक करना है। तो हो सकता है कि एक एक्विजिशन जब कंपनी एक्वायर कर रही हो तो तमाम शेयर होल्डर जो हैं उनको सेम प्राइस ऑफर ना की जा रही हो। जब कंपनी एक्वायर हो रही होती है तो उस वक्त शेयर होल्डर को प्राइस ऑफर की जाती है, जी आपके शेयर्स जो हैं हम इतने में खरीद रहे हैं, तो मे भी सारों को एक जैसी प्राइस ना हो। जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स हैं, उनको एक हायर प्राइस ऑफर की जा रही है, और जो नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको शायद एक लोअर प्राइस ऑफर की जा रही हो। तो कंटिन्यू करते हैं जी। अगला प्रिंसिपल हमारा डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी का है कि जो डायरेक्टर्स हैं, मैनेजमेंट है, उनको कंपनी के मामलात को बेहतरीन तरीके से डिस्क्लोज भी करना है और ट्रांसपेरेंट भी रखना है। रिस्क क्या है कि डायरेक्टर हो सकता है ऐसा ना करें, हो सकता है वो अपनी रेमुनरेशन प्रॉपरली डिस्क्लोज ना करें, हो सकता है वो अपना कोई मटेरियल इंटरेस्ट डिस्क्लोज ना करें, हो सकता है वो कोई वन ऑफ ट्रांजैक्शन जो डायरेक्टर्स की कंपनी के साथ हुई है वो डिस्क्लोज ना करें। जिस तरह के एनरॉन एक कंपनी थी उसमें हुआ था और वो डिफॉल्ट कर गई थी। डायरेक्टर्स जो थे उन्होंने बड़ा एक मटेरियल इंटरेस्ट जो था उनका अपना ट्रांजैक्शंस में, उन्होंने वो डिस्क्लोज नहीं किया, प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ऑडिटर भी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, एंड इवेंचुअली कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन।
फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड के बारे में OECD ने बात की है कि बोर्ड तमाम के तमाम कंपनीज को चलाने का, रिस्क मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें रिस्क क्या हो सकता है कि बोर्ड या तो कंपनी का प्रॉपर तरीके से कंट्रोल ना कर पाए, या उसको चलाए भी तो अपने मफाद के लिए चलाए, शेयर होल्डर्स के लिए मफाद के में ना चलाए कंपनी को। नेसेसिटी ऑफ रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट, यानी रिस्क मैनेजमेंट है क्या, क्यों ज़रूरी है, उसको रिस्क लेना क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हम देख लें कि रिस्क जो है उसका एक डाउन साइड एक्सपोजर भी हो सकता है, यानी यू आर गोइंग डाउन, एक नेगेटिव इम्पैक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट भी हो सकता है। इसी तरह एक रिस्क का फेवरेबल इम्पैक्ट भी हो सकता है, जिसको हम अपसाइड कहते हैं। इट्स अपसाइड ऑब्जेक्टिव या अपसाइड रिजल्ट इफेक्ट ऑफ द रिस्क, इसको हम फेवरेबल कहते हैं। यानी जरूरी नहीं है कभी, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड कुछ हो सकता है। वो अनएक्सपेक्टेड कंपनी के अच्छे के लिए भी हो सकता है या कंपनी के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। रिस्क क्यों लिया जाए, वाई इनकर रिस्क? दो मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं रिस्क लेने की। पहला है कंपैटिटिव एडवांटेज। अब आप देखें, कंपैटिटिव एडवांटेज आप तब तक नहीं ले सकते जब तक रिस्क ना हो। इस फिगर में आप देखें, कंपैटिटर्स एक स्क्वायर शेप को धक्का लगा रहे हैं, जबकि इस बिजनेस ने रिस्क लिया, अपनी प्रोडक्ट में चेंज लेके आया और उस प्रोडक्ट की वजह से उसने इसका शेप चेंज की और अब वो बहुत ज्यादा स्पीड से जा रहा है। अब अगर उसने ये रिस्क ना लिया होता शेप चेंज करने का, तो वो डेफिनेटली कभी भी इतनी लीड नहीं ले सकता था। तो कंपेटिटर से जब हम एडवांटेज लेना है तो हमें बहरहाल कोई ना कोई रिस्क लेना पड़ता है, या हम अपनी प्रोडक्ट में चेंज लाएं, या कहीं ना कहीं हम अपनी ऐसी चेंज लेके आए जो कि कंपेटिटर के पास ना हो। देन दूसरा जो एरिया है वो है इंक्रीज्ड फाइनेंशियल रिटर्न्स। डेफिनेटली शेयर होल्डर हमसे रिटर्न मांगता है, बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी यही होता है, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द ओनर। तो हमें जब रिस्क हमें रिटर्न मैक्सिमाइज करनी है तो डेफिनेटली हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिनकी हाई रिटर्न होती है, वहां पे फिर हमें हाई रिस्क भी लेना पड़ेगा। देन मूविंग ऑन टू द सेम टॉपिक, मसला ये है कि रिस्क मैनेजमेंट को कितना मैनेज किया जाए, रिस्क को किस हद तक मैनेज किया जाए। उसमें ये एक प्रिंसिपल होता है नोन एज अलाप प्रिंसिपल, एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल प्रिंसिपल अप्लाई करना है। ये नहीं हो सकता कि हम एक रिस्क को कम करते जाएं, रिस्क कम करने पे कंट्रोल इस्टेब्लिश करना है, उस पर पैसा लगेगा। तो वो जो पैसा हम लगा रहे हैं, देखना यह है कि क्या उससे होने वाले बेनिफिट्स इस कॉस्ट को आउटवे करते हैं। ये ना हो कि हम एक रिस्क को इस हद तक मैनेज कर लें कि अगर वो हो भी जाता तो शायद हमें इतना नुकसान ना देता जितना पैसा हम लगा चुके हैं। तो अलाप प्रिंसिपल यही कहता है, वो कहता है एक पॉइंट आता है जहां पे आपकी एडिशनल कॉस्ट जो है रिस्क रिडक्शन की, वो उससे होने वाले बेनिफिट्स से डिसप्रोपोर्शनेट हो जाती है। कॉस्ट बढ़ जाती है, बेनिफिट कम है, रुक जाओ वहां पे, मजीद इसको मैनेज मत करो। अलाप प्रिंसिपल यूजुअली नॉर्मली अप्लाई होता है सेफ्टी क्रिटिकल हाई इंटेग्रिटी सिस्टम्स पे, जहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क को आप एक सर्टेन लेवल तक मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल रिग्स हैं, वहाँ पे अगर सरफेस ऑयली है, लोगों के फिसलने का रिस्क है कि लोग फिसल के इंजर्ड हो सकते हैं, तो वहाँ पे आप कोई ना कोई सॉ डस्ट फैला के किसी तरीके से उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। आप वहाँ पे ऑयली सरफेस को ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि काम ही ऑयल का है वहाँ पे। तो अलबत्ता ये है कि अगर कुछ सॉ डस्ट वगैरह फैला दें तो लोगों के फिसलने का चांस कम हो जाता है। फिर भी अगर कहीं से कोई फिसल जाता है तो डेफिनेटली रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है, एम्प्लॉइज को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें पूरी करनी होती है। रिस्क को मैनेज क्यों किया जाए? इसलिए कि रिस्क जो है वो चेंज होते रहते हैं। बाज़ औक़ात नए रिस्क ऐसे आते हैं जो कि पहले नहीं होते। अगर हमारा एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन प्लेस नहीं है तो हम नए आने वाले रिस्क को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे। इसी तरह कुछ मौजूदा रिस्क होते हैं, उनमें चेंजेस आती हैं। रिस्क जो है ना वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रूलिंग पार्टी है, गवर्नमेंट है, वो उनके अगेंस्ट उनको पता है कि यार हमारे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, यानी उसका चांस भी नहीं है, आ भी गया तो मेजोरिटी हमारे पास है, यानी लाइकलीहुड भी नहीं है और उसका इम्पैक्ट भी नहीं है। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेगा? इनको चाहिए कि एक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी जो है वो इन प्लेस रखें, जो ये इंश्योर करती रहे कि ये रिस्क अब कहाँ पे पहुंचा है। हो सकता है एक टाइम ऐसा आ जाए कि उनमें उनके कुछ लोग इंटरनली टूट के अपोजिशन के साथ मिल चुके हों जाके, और अब इसका मतलब है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने का रिस्क भी बढ़ चुका है
और साथ ही साथ उसका इम्पैक्ट भी इतना ज़्यादा है कि हो सकता है मेजॉरिटी उनके पास चली जाए। सो हमें रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एक इन प्लेस रखना है ताकि एग्जिस्टिंग रिस्क को भी मैनेज किया जा सके, उनमें चेंजेस क्या आई हैं, अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजी बना सकें और जो नए रिस्क हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर सकें। और साथ ही साथ इसका एक और फ़ायदा क्या है कि हम अपॉर्चुनिटीज़ को भी एक्सप्लॉयट कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। तो जब तक हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होगा, अपॉर्चुनिटीज़ को भी हम यूज़ नहीं कर सकेंगे। एंड फाइनली ये इसलिए ज़रूरी है कि ये एक तो किसी भी मुल्क की जुरिस्डिक्शन या उसकी कोड की रिक्वायरमेंट हो सकती है। कंबाइंड कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो यूके का, वो उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसका रिस्क मैनेजमेंट का एक सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए, और अगर नहीं है तो एक्सप्लेन करें क्यों नहीं है, विच इज़ नोन एज कंप्लाई और एक्सप्लेन पॉलिसी। जबकि यूएस में ये सरबेंसेस ऑक्सले एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे एक रिपोर्ट देनी है, और अगर वो नहीं देंगे इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, क्योंकि वहां पे एक्ट के थ्रू, लॉ के थ्रू इस चीज को रेगुलेट किया गया है। और जैसा कि हमने पहले कहा था, रिस्क मैनेजमेंट एक इंटरनल कंट्रोल है, सो उसका होना जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं दोस्तों इसके बाद कि मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की वो रिस्पॉन्सिबल है कि एक पूरे का पूरा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश करे। रिस्क मैनेजमेंट जो है उसमें क्या आप करते हैं कि आप एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस को कम करते हैं, किस तरीके से, या उसके होने के चांस कम करते हैं या उसका इम्पैक्ट कम कर देते हैं। यानी या तो वो रिस्क हो ही ना, अकर ही ना हो, लेकिन अगर हो जाए तो उसका इम्पैक्ट इतना हो जो कि ऑर्गेनाइजेशन बर्दाश्त कर सके। अब प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, पूरे का पूरा प्रोसेस क्या है, इसमें सबसे पहले आप रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करके उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं तमाम रिस्क की। उसके बाद जो आइडेंटिफाइड रिस्क है उनकी असेसमेंट की जाती है। असेसमेंट जो है वो उसी तरीके से थ्रू लाइकलीहुड एंड इम्पैक्ट, इसके होने के चांस कितने हैं और इसका इम्पैक्ट क्या है, और उसके बाद फिर हम उसकी प्रायोरिटीज बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लाइकलीहुड एंड अकॉर्डिंग टू देयर इम्पैक्ट। तो एक प्रायोरिटाइजेशन कर देते हैं, प्रायोरिटाइजेशन करके फिर हम उनके मुतालिक एक प्लान बनाते हैं। हर रिस्क का अपना एक प्लान होता है। अब प्लान में क्या है कि वी एस्टैब्लिश अप्रोप्रिएट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज, और रिस्क अवॉइडेंस और कॉन्टिजेंसी प्लान भी होता है। कुछ रिस्क हैं जिनको अवॉइड किया जाता है, कुछ रिस्क हैं जिनके लिए हम एक कॉन्टिजेंसी प्लान बनाते हैं कि अच्छा ये रिस्क आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, पूरा प्लान हमारे पास होना चाहिए। प्लानिंग के बाद व्यूअर्स हमने इस रिस्क को मॉनिटर करना होता है, क्योंकि सिचुएशन को हम मॉनिटर करेंगे तो तभी हमें पता चलेगा कि हमारी प्लान इफेक्टिव था या नहीं था। और याद रखिएगा ये प्लानिंग वन ऑफ नहीं है, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ये रेगुलर प्रोसेस है ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट है, काम कर रही है, नए रिस्क को आइडेंटिफाई कर रही है, एग्जिस्टिंग रिस्क को प्रॉपरली देख रही है। और उसके लिए एक टेक्निक यूज होती है रिस्क ऑडिट, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे रिस्क ऑडिट क्या है, उसकी स्टेजेस क्या होती हैं। रिस्क मॉनिटर करने के बाद हमने फिर उसकी देखना होता है कि अब रिस्क का लेवल क्या है, उसके लिए फिर हम दोबारा से इसको असेस करते हैं, लाइकलीहुड और इम्पैक्ट, क्योंकि हो सकता है कि मॉनिटरिंग के बाद, प्लानिंग के बाद, एक स्ट्रेटजी बनाने के बाद उसकी अब लाइकलीहुड और इम्पैक्ट चेंज हो चुकी हो। व्यूअर्स, रिस्क मैनेजमेंट में एक मेजर एरिया जो है दैट इज ईआरएम, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बाज़ औक़ात सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, बाज़ औक़ात पूरा एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं। ये एक्चुअली एक कोसो कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ने 2004 में इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क में ये डेफिनेशन दी थी कि ईआरएम क्या है। ईआरएम एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मैनेजमेंट सेट करती है और उसके ऊपर अफेक्ट भी करती है। उसमें क्या उन प्रोसेस में करना है, उन्होंने एक तो स्ट्रेटेजी सेट करनी है और दूसरा एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है कि जिससे वो पोटेंशियल इवेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकें, और ना सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकें बल्कि उनको इस तरीके से मैनेज करें उन रिस्क को कि वो ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क एपिटाइट तक आ जाए। रिस्क एपिटाइट एक कॉन्सेप्ट है, आगे जाके हम उसकी डिटेल में भी पढ़ेंगे। रिस्क एपिटाइट मींस कि ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल तक रिस्क एक्सेप्ट कर सकती है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है। शेयर होल्डर्स का जो रिस्क एटीट्यूड है वो, मैनेजमेंट का, डायरेक्टर्स का रिस्क एटीट्यूड, कंपनी का लेवल ऑफ रिस्क सीकिंग, तो ये सारी चीज़ें, ओवरऑल एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें मिलकर डिसाइड करती हैं कि कंपनी का रिस्क एपिटाइट क्या होगा। तो रिस्क एपिटाइट के मुताबिक उन्होंने रिस्क को मैनेज करना है ताकि वो शेयर होल्डर्स को एक रीजनेबल एश्योरेंस दे सकें कि जनाब आपका बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेगा। ये ओवरऑल एक ईआरएम का थीम है कि मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम बनाती है जिसमें वो रिस्क आइडेंटिफाई करे और आइडेंटिफाई करके उनको मिनिमाइज करे, मैनेज करे अप टू एक्सेप्टेबल लेवल, ताकि ऑब्जेक्टिव्स अचीवमेंट की एश्योरेंस दी जा सके, रीजनेबल एश्योरेंस।
अब रिस्क इस फ्रेमवर्क के थ्रू ना, इसके तहत रिस्क मैनेजमेंट जो है अब ये डिपार्टमेंट फोकस से हट के ना एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। पहले तो था ना, हर डिपार्टमेंट जो है वो अपना अपना एक रिस्क के, हर डिपार्टमेंट की रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज अपनी अपनी बनाते थे। अब वो सीन नहीं है। अब एक डिपार्टमेंट का रिस्क दूसरे डिपार्टमेंट को भी इफेक्ट कर सकता है, बल्कि एक मुल्क में आए हुए रिस्क किसी दूसरे मुल्क को जो कि उससे हजारों मील दूर होंगे उसको भी इफेक्ट कर सकता है। क्यों? ये ट्रांसफॉर्मेशन के ड्राइवर्स क्या है, रीजन क्या है? ग्लोबलाइजेशन। दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। यू कैन सी ये जो पेंडेमिक अभी चल रहा है, मतलब ये ऐसा रिस्क है जो आ गया है। और इससे पहले नॉर्मली इस पे बहुत सारी मूवीज भी आ चुकी थी कि देयर might be some virus which can affect the whole world at the same time। क्योंकि एक दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह लोग frequently travel कर रहे हैं, तो now the risk has increased के एक जगह से रिस्क दूसरी जगह ट्रेवल कर सके। फिर बिजनेस की कम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, यानी अब बिजनेस जो है ट्रेडिशनल वे की बजाय इंटरनेट के थ्रू ज्यादातर हो रहा है। ई कॉमर्स, ई बिजनेस, ई मार्केटिंग, ई ब्रांडिंग, ई प्रोक्योरमेंट, ई पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिकली पूरे का पूरा मेथड्स चेंज हो चुके हैं। बिग डाटा वजूद में आ चुका है। बिग डाटा का एनालिसिस करना, फिर बहुत सारा डाटा है जो कि हम एनालिसिस कर नहीं पाते, रिस्क है कि शायद हम उसको गलत एनालिसिस कर लेंगे। तो ये कम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। इसके लिए हमारे पास एक ईआरएम का, एक एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का होना जरूरी है। फिर बाज़ औक़ात रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी होती हैं, जैसा कि हमने पहले कहा। और फिर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी है। बोर्ड जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ गई है, जिसके लिए हमें एक ईआरएम पूरा चाहिए। ईआरएम जो है मॉडल, वो एक क्यूब की शक्ल में उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में ये एक टॉप लेवल है, ये उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्ट्रेटेजिक, ऑपरेटिंग, रिपोर्टिंग, कंप्लायंस। फिर ये कंपोनेंट्स हैं 8, और फिर ये ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट असल में इन 3 चीजों का आपस में रिलेशन है। यानी फ्रेमवर्क क्या करता है? इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द 4 ऑब्जेक्टिव्स, 8 कंपोनेंट्स एंड दिस 4 ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। यानी आपने एंटिटी लेवल पे देखना है कि कहीं कंप्लायंस में हमारे कोई रिस्क तो अराइज नहीं हो रहा। यानी एंटिटी लेवल पे देखें कि क्या एंटिटी अपनी रिपोर्टिंग जो है वो टाइमली परफॉर्म कर रही है। उसके लिए आपने एक एनवायरनमेंट देखनी है कि रिपोर्टिंग की एनवायरनमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव हमारी रिपोर्टिंग का क्या है। रिपोर्टिंग का इवेंट आइडेंटिफाई करें, यानी वो एट द एंड ऑफ द ईयर रिपोर्टिंग है, फिर उसको असेस करें, उसका रिस्पॉन्स दें। कंट्रोल एक्टिविटी बना के रखें कि कोई कंट्रोल जो है वो इस्टेब्लिश हो, ताकि ये किसी किस्म का कंप्लायंस रिस्क ना आए। फिर लोगों को इन्फॉर्म भी करें, अवेयरनेस दें, लोगों को उस रिस्क के बारे में अवेयरनेस दें कि अगर ये रिस्क आ गया तो कहाँ कहाँ इम्पैक्ट हो सकता है इसका, इसको बचना कैसे है इससे। एंड देन इसको मॉनिटर भी करें कि जो हमने रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी बनाई है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है कि नहीं। तो ये मैंने एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के एक ऑब्जेक्टिव को लेके 8 कंपोनेंट के सामने आपको डिस्कस कर दिया है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी लेवल हो, उस सारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए उसको तमाम के तमाम कंपोनेंट्स को देखना है कि क्या वो इफेक्टिवली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ईआरएम के प्रिंसिपल्स क्या है? सबसे पहला प्रिंसिपल उसका क्या है कि बिजनेस जो रिस्क है उसको बिजनेस स्ट्रेटजी के कॉन्टेक्स्ट में देखो, उसको अलग मत लो, बिजनेस स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाओ उसको। रिस्क मैनेजमेंट हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ मैनेजमेंट की नहीं है। एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्क मैनेजमेंट। एक रिस्क अवेयरनेस का कल्चर आप पैदा करें, लोगों को बताएं कि रिस्क क्या होते हैं, अवेयरनेस दें रिस्क के बारे में। फिर एक कंप्रिहेंसिव और होलिस्टिक अप्रोच रिस्क मैनेजमेंट की जो है वो मैनेजमेंट की होनी चाहिए। लीडर शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। कंसिडरेशन ऑफ ब्रॉड रेंज रिस्क, स्ट्रेटेजिक, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, कंप्लायंस, यानी जो बहुत सारी रेंजेस हो सकती हैं रिस्क की। आप अपनी स्ट्रेटेजिक से निकलें, फाइनेंशियल से निकलें, ऑपरेशनल और कंप्लायंस की हद तक जाएं, ये भी रिस्क हो सकते हैं। और फिर एक फोकस्ड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी जो है वो मैनेजमेंट ने देनी है, लेड बाय द बोर्ड। याद रखिएगा ये जो एम्बेडिंग रिस्क है, यानी रिस्क को हर कोई अपने अंदर एम्बेड कर ले। एक बंदा एक काम कर रहा हो तो उसको पता हो कि यार इसमें क्या क्या रिस्क आ सकते हैं। तो रिस्क एम्बेडिंग एक टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, जो आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ज़हन में रखें कि रिस्क एम्बेडिंग तब तक पॉसिबल नहीं हो सकती जब तक बोर्ड इसको खुद से लीड ना करे और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ना करे। अच्छा, इसके बाद ही फाइनली ईआरएम के बेनिफिट्स हम देखते हैं आज के लेक्चर के लिए। ये हमारा आखिरी
टॉपिक होगा बेनिफिट्स ऑफ ERM। इसमें क्या है, एक तो डिसीजन मेकिंग डेफिनेटली बढ़ जाती है। जब आप रिस्क को इंटीग्रेट करते हैं तो तमाम रिस्क को इकट्ठा देख के फिर आप बेहतर तरीके से डिसीजन ले सकते हैं और वो डिसीजन आपका ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इम्प्रूव्ड इन इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ जाता है व्हेन यू हैव द होल एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन प्लेस। तो इन्वेस्टर समझता है कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई मिस हैपनिंग नहीं हो सकती है। और फिर मैनेजमेंट की अटेंशन, ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिस्क है उस पर मैनेजमेंट की अटेंशन रहती है, चूंकि एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन प्लेस है। जो सिग्निफिकेंट रिस्क हैं वो आइडेंटिफाइड हैं, प्रायोरिटाइज हैं और मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली उनको एक स्ट्रेटजी बना रही होती है। फिर इसी तरह रिस्क की एक कॉमन लैंग्वेज हो जाती है, यानी चूंकि आपने पूरा एक सिस्टम इस्टेब्लिश कर दिया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा है कि सब किसी को इन्फॉर्म कर दिया, तो एक कॉमन लैंग्वेज बन जाएगी जिससे हर किसी को पता चल जाएगा कि रिस्क है क्या और हमें इस मामले में क्या करना है। एंड देन रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ फाइनेंस थ्रू इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ रिस्क। जब हम रिस्क मैनेजमेंट बेहतर करते हैं ना तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है, फाइनेंस लेने की कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है, ओवरऑल हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाते हैं। क्योंकि हम फिर जब एक इंटीग्रेटेड काम करते हैं तो हम उसको एक ही दफ़ा परफॉर्म करते हैं और एक्सपर्ट लेवल पे परफॉर्म हो रहा होता है, इंस्टेड कि हर डिपार्टमेंट अपने तौर पे करे, एक डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी हो रही होती है जिससे कॉस्ट बढ़ती है और साथ ही साथ उसमें एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का लेवल भी वो नहीं होता। सो व्यूअर्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में जस्ट आपको बताता चलूं कि हम पढ़ेंगे रिस्क आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल। जो हमने कहा था ना कि रिस्क को हम कैटेगराइज भी करेंगे तो डिफरेंट कैटेगरीज में उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, लेकिन ये नेक्स्ट टॉपिक के लिए है। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, स्टे होम, स्टे सेफ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप अगली वीडियोस मिस ना करें। बाय, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।